तो आज हमने भारत राज्य व्यवस्था सिविल सेवा एवं अन्य राज्य परीक्षा हेतु जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ेंगे। भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। तो आपको पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे पहले हमारे भारत में आई वो व्यापार करने आए, न कि यहाँ पे शासन करने। अब वो शासन व्यवस्था तक कैसे पहुँचे हम इसके बारे में अभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, ठीक है ना। किन्होंने, तो महारानी एलिजाबेथ ने उनको चार्टर प्रदान किया 1600 ईस्वी में, ठीक है। फिर जो कंपनी अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, कब तक, 1765 के बंगाल और बिहार उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके तहत भारत में उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान का आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया संविधान सभा का गठन? 1946 में। फिर और किया गया 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान को राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन के कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान की राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत कालक्रमबद्ध रूप से यहाँ दी गई है। कंपनी शासन 1773 से 1858 तक और सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक। तो इसमें बात ऐसी ही है दोस्तों कि 1600 ईस्वी में तो महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर द्वारा व्यापार करने के अधिकार दे दिए कंपनी को। वो कंपनी आई और कंपनी ने व्यापार किया लगभग कई सौ सालों तक, 1757 तक व्यापार किया। फिर उन्होंने 1757 में एक युद्ध लड़ी, फिर 1765 में बंगाल में एक युद्ध लड़ी। फिर कंपनी का शासन उन्होंने 1773 से चालू कर दिया। पहले उन्होंने 1765 में अपना जो एरिया उन्होंने जीता था उस पर उन्होंने शासन करने चालू कर दिया, और वो जो कंपनी के चार्टर एक्ट आने लगे वो 1773 से शुरू हो गए। तो ये जो हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल। तो हम पॉलिटिकल में बैकग्राउंड जानना होता है कि हमें कहाँ से ये पता चला कि हमारे जो पॉलिटिकल जो संविधान वो कहाँ से रचना उसकी चालू हुई। तो ठीक है ना। तो कंपनी का शासन 1773 से 1858 ये कंपनी का शासन चला। देखो दो खंडों में बटा हुआ है। जो ब्रिटिश शासन है वो 2 खंडों में बटा हुआ है। वैसे तो 3 खंडों में है, एक तरह से तो सिर्फ कंपनी का शासन 2 ही खंडों में है। उन्होंने जो पहले आए थे उन्होंने 1600 ईस्वी से 1773 तक वो आके और यहाँ पे उन्होंने व्यापार किया। फिर उसके बाद 1773 से उन्होंने शासन करना चालू कर दिया। तो कंपनी का शासन रहा 1773 से 1758 तक, जो कि 85 वर्षों तक था। कितने वर्षों तक था? 85 वर्षों तक था। उसके बाद सम्राट का शासन चालू हो गया। उसके बाद सम्राट का शासन, ये देखो, सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक चालू हो गया, जो कि 89 वर्षों तक था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वर्षों तक कंपनी का शासन रहा, तो 85 वर्षों तक। और फिर सम्राट का शासन कितने वर्षों तक? 89 वर्षों तक। चलिए फिर आगे हम पढ़ते हैं। कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1758 तक। तो ये देखो
जो हमारा बुक है एम लक्ष्मीकांत, उसमें आपका यहाँ पे गलत है, एरर है थोड़ा, उसको ठीक कर लेना। 1973 है, 1973 नहीं होगा, 1773 होगा। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक है, यह पहली बार था जबकि कंपनी का शासन आरंभ हुआ हमारे भारत में, और उस भारत में जो अधिनियम है उसको ब्रिटिश सत्ता वहाँ पे उस एक्ट को बनाती है। कहाँ पे? ब्रिटिश संसद में। ठीक है, चलिए। तो बी, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके प्रशासनिक कार्यों को और राजनीतिक कार्यों को पहली बार ही मान्यता मिली। कब? 1973 में। ठीक है, और इसके द्वारा भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन, पहले वहाँ इस जगह पे भारत में राजा रजवाड़ा हुआ करते थे। अब इन्होंने एक केंद्र बनाया। केंद्र कहाँ बनाया? तो केंद्र बनाया बंगाल में, क्योंकि बंगाल में ही ज़्यादातर उनके कंपनी वगैरह थे, वहीं पे उनका ज़्यादातर व्यापार था, इसलिए बंगाल को ही उन्होंने केंद्र बनाया। तो केंद्र में एक प्रशासन बनाया उन्होंने। अब केंद्र को ज़्यादा शक्ति दिया, जैसे कि अभी तो केंद्र हमारा दिल्ली है, तो उस तरह से वहाँ पे केंद्र के शासन उस समय जब 1773 में उन्होंने केंद्र कहाँ पे बनाया? तो केंद्र बनाया अपना बंगाल में, क्योंकि बंगाल छोटा सा एरिया नहीं था, बड़ा सा एरिया था बंगाल। और वो बंगाल छोटा सा एरिया नहीं था, बहुत बड़ा था। उस एरिया को बताऊंगा कितने उसमें राज्य थे उस समय। ठीक है ना। चलिए, इस अधिनियम का प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। देखिए 1773 की अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल के गवर्नर थे, देखिए उस समय मद्रास में भी गवर्नर थे, बंगाल में भी गवर्नर थे, और जहाँ जहाँ गवर्नर थे वहाँ के गवर्नर को 3 जगह गवर्नर थे। देखिए बताता हूँ आगे। पद नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। देखिए 1973 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गवर्नर से गवर्नर जनरल कौन बने हैं, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। एक बार ये अच्छे से याद कर लिए। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ही पहले गवर्नर थे और गवर्नर जनरल थे। ठीक है ना। इसके द्वारा मद्रास, बम्बई के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो दो शक्ति को एक शक्ति के अधीन कर दिया गया, जो बंगाल। तो इसे केंद्रीय प्रशासन की तरह समझा जा सकता है। ठीक है ना। इसके द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये देखो, सबसे पहले जो भारत में ब्रिटिशों ने न्यायालय खोले, वो कहाँ खोले? तो कलकत्ता में। और कब खोले? 1774 में। ठीक है ना। और जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है ना। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों की निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को उपहार, रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। देखिए उस समय तक जो कंपनी में काम करते थे ना लोग, वो रिश्वत लिया करते थे, उपहार। ठीक है ना। और ये उपहार लेना उसी समय बंद कर दिया गया। जब ये बंद कर दिया गया तो इसी को ही आचार संहिता कहा गया, और वहाँ से हमारे संविधान में आचार संहिता आया है। तो कई बार आलोचना करने वाले ये कहते हैं कि जो हमारा संविधान है वो कई देशों से लिया गया है मांग के, और ये सारा 2 कॉपी है ब्रिटिश का, ऐसा बोला जाता है। तो अच्छी बात है ना कि हम अच्छी चीज़ें किसी से ग्रहण करते हैं। तो इसी तरह से आचार संहिता कब लागू किया गया? कंपनी के शासन के समय ही, 1973 के समय। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार
का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अभी देखिए उस समय क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, जो कि कंपनी का, क्योंकि उस समय कंपनी हमारे पे शासन करी थी, भारतीयों पे शासन करी थी, तो कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, जिसमें इनको किसको, ब्रिटिश जो कंपनी है उसको वहाँ कहाँ, ब्रिटेन में जितने भी कार्यकारी सदस्य हैं उनको, मतलब रानी को किसके बारे में, राजस्व के बारे में, नागरिकों के बारे में और सैन्य मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए आवश्यक बना दिया, ताकि वो अच्छे से और गवर्निंग शासन अपना कर सके। ठीक है ना। तो चलिए अब अगले अध्याय में मिलेंगे। पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता, अपलोड होने में दिक्कत होता है। चलिए, थैंक यू। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी दोस्त हैं उन सब के पास शेयर करिए। थैंक यू।